नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 2,15,125, क्योर हो चुके हैं 3,34,821, डेथ हो चुकी है 16,893 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 73,313, क्योर हो चुके हैं 88,960, डेथ हो चुकी है 7,610 की। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इन्होंने लॉकडाउन जो की है वह 31 तक एक्सटेंड कर दिया है संपूर्ण रूप से। और आगे बढ़ते हुए दिल्ली के आंकड़े हैं, एक्टिव केसेस है 26,246, क्योर हो चुके हैं 56,235, डेथ हो चुकी है 2,680 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 5,535, क्योर हो चुके हैं 11,719, डेथ हो चुकी है 653 की। सिक्किम की बात करें तो एक्टिव केसेस है 38, क्योर हो चुके हैं 50, डेथ हो चुकी है 0 की। और आज अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस जो कि आई हैं, उनके अनुसार कुछ नए रूल्स इस प्रकार है कि जो स्कूल ये सब है, स्कूल या जो भी ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर जो कि हैं वह 31 तक बंद रहेंगे। और बाकी कंटामिनेटेड जोन्स में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को रोक दिया जाएगा और वह स्ट्रिक्ट सुपरविजन में होगी। वहाँ पर पुलिस हमेशा तैनात रहेगी, देखरेख करेगी। और ऐसा भी कहा गया है जो भी वल्नरेबल पर्सन्स है, बूढ़े लोग हो गए जो 65 एज से ज़्यादा हैं, या बच्चे जो 10 साल से कम हैं, और जो लोग जो बीमार हैं या प्रेग्नेंट है, जो औरतें, उन सभी को बाहर जाने अगर ज़रूरी ना हो, अगर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जाना पड़े तो ठीक है, नहीं तो जाने मना किया गया है। तो ये कुछ गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी जो कि हमें दी गई हैं अनलॉक 2 की। और आगे बढ़ते हुए नेहा जी, हम कहाँ की बात करना चाहेंगे? बिल्कुल जैसे जिस तरीके से आप बता रही हैं कि अनलॉक सीजन 2 में किस तरीके से गाइडलाइंस जो है वो सब मानी जाएंगी और वो सब चलेगा, क्योंकि आज 30 जून है और आज अनलॉक डे 30 पे हम लोग आप पहुंचे हैं और ये पहली चरण जो है अनलॉक की, ये आज यही संपन्न होती है। और हम आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को संबोधन करते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा है उन्होंने, लेकिन उनमें से अगर अहम कुछ मुद्दों पर अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन कार्ड होनी चाहिए सभी के लिए, वो समान रूप से ही सभी को देखेंगे और 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं जो है वो दी जाएगी, साथ ही साथ चना जो है वो भी दिया जाएगा। और यह जो है ये अवधि अगले 5 महीने तक यानी कि नवंबर तक के लिए यह अवधि बढ़ा दी गई है। और अगर हम बात करें बंगाल सरकार की तो बंगाल सरकार ने ये जो खाद्य सामग्री वितरण करने के लिए जो अवधि है वो जिस तरीके से पहले समय पर थी उसको अवधि बढ़ा करके राज्य सरकार ने बड़ी एक अच्छी कदम ली है कि 2021 तक, जून के महीने तक उन्होंने इस फैसले को लिया है और इसे एक्सटेंड किया है। तो इसी बीच अगर हम कहें अलीपुरद्वार की स्थिति, तो वहां से आज 4 रिपोर्ट जो है वो सामने आए हैं। आगे बढ़ते हुए हम आपको भारत और चीन के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी, जो घटना घटी थी गलवान घाटी में, और वहां पर हमारे 20 जवान जो है वो शहीद हो गए थे, और उसी के बाद जो है वहां पर आज भारत ने T-90 टैंक्स वहां पर तैनात कर दिए हैं। तो वहां की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। चीन की धोखेबाजी को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, गलवान घाटी में भारत ने तैनात किए T-90 टैंक्स। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच लगातार बातचीत चल रही है। इस विवाद को चीन वार्ता के जरिए सुलझाने की बात तो कर रहा है, लेकिन धोखेबाजी करने से पीछे नहीं हट रहा। इसके चलते भारत ने सीमा पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए गलवान सेक्टर में 6 T-90 टैंक्स तैनात कर दिए हैं। वहीं भारत और चीन के बीच मंगलवार को तनाव को कम करने के लिए चुशुल में शीर्ष सेना कमांडर स्तर की एक बार फिर से बातचीत होने जा रही है। भारतीय सेना ने सीमा पर T-90 भस्म टैंक को तैनात करने का फैसला चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हरकतों को देखते हुए लिया है। चीन ने कई जगह निर्माण किया हुआ है। सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के अपने हिस्से के भीतर इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख ऊंचाइयों पर अपने हथियारों को तैनात। और एक काफी बड़ी और खुशी की खबर अभी अभी आई है। हम आपको बता दें कि 19 पेशेंट जो कि सिलीगुड़ी से ठीक थोड़े से आगे चल के कावाखली से, वहां पे जो दिसान अस्पताल है कोविड, वहां से 19 पेशेंट आज ठीक होकर के घर लौट चुके हैं। और एक बड़ी राहत भरी खबर जो है वो हम आपको बता रहे। जसवीत, इसी बीच आगे चलते हुए कहाँ की स्थिति आप दिखाओगी?
तो भारत ने एक बहुत ही अहम स्टेप जो कि है वह लिया है चाइना के खिलाफ। भारत ने टिकटॉक और कई ऐसे ऐप जो चाइना के थे उनको बैन कर दिया है। तो आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। भारत ने टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप पर लगाया बैन, जल्द ही आयात पर भी लगेगी लगाम। लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच सरकार ने चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने भारत में प्रचलित चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें टिकटॉक, हेलो, वीचैट, यूसी न्यूज जैसे प्रमुख ऐप भी शामिल है। वहीं चीन से आयात पर लगाम के लिए भी मंथन शुरू हो गया है। औद्योगिक संगठन से रायशुमारी शुरू हो गई है कि अब और कैसे आयात पर रोक लगाई जा सकती है। चीन के ऐप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आशंका जताई जा रही है। सोमवार को सरकार ने ऐसी मापदंड पर फैसला लिया कि चीन के ये 59 ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता व सुरक्षा को लेकर पूर्वाग्रह रखते हैं। ऐसे में सरकार ने आईटी एक्ट के 69A सेक्शन के तहत इन 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार ने इन ऐप के गलत इस्तेमाल को लेकर कई शिकायतें भी मिल रही थी। सरकार को यह भी शिकायत मिल रही थी कि ये ऐप एंड्रॉइड एवं iOS प्लेटफॉर्म से डेटा चोरी करने में भी सहायक है, जिससे देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे कि टिकटॉक जो कि अभी लोग बहुत ज़्यादा बना रहे थे और पूरा वायरल हो रहा था, एक वीडियो एक जगह से बहुत जगहों पर, और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो डेली यूजेस में हमारे आम दिनचर्या में एक हिस्सा बन चुका था। और सबसे अगर बात करें इंटरेस्टिंग बात टिकटॉक की, तो लोग बनाते थे। और अगर हाल ही की बात करें जसरीत, तो एक बच्ची भी वो भी सुसाइड कर ली थी। तो आप अगर बताएं इसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल, वो टिकटॉक ही बनाती थी और वो काफ़ी फेमस भी हो गई थी, लेकिन हमें पता नहीं है सही तरीके से कि उन्होंने क्यों सुसाइड किया, कितना अहम स्टेप क्यों लिया। और इसी के साथ साथ टिकटॉक के साथ शेयरिट जैसा एक बड़ा ऐप जो कि सब आम दिनों में यूज़ करते ही हैं, और उस पर भी बैन लग गया है। और टिकटॉक एक ऐसा ऐप जो कि सब आजकल सभी के फ़ोन में मिलता ही होगा, जिससे लेकिन ये ऐसा अहम स्टेप जो लिया गया है ये बहुत ही सही स्टेप है। हमें एक चाइना के खिलाफ जो कि एक ये प्रोटेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है कि आप ऐसे हमारे जवानों को नहीं ऐसे कर सकते हैं, हमारे खिलाफ ऐसे नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि देखिए ये तो कुछ ऐप्स थे और बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, और आए दिन अगर हम बात करें हांगकांग मार्केट की, जो कि चाइना बेस्ड प्रोडक्ट ही वहाँ पे मिलते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में वो लोग इस पर विचार भी कर रहे हैं कि संपूर्ण रूप से अपने ही देश के चीज़ों को वो बेचेंगे और चाइना के सामानों को नहीं बेचेंगे। और जो हांगकांग मार्केट है वो मार्केट का नाम भी चेंज हो सकता है आने वाले समय पे। तो ये एक बड़ी स्थिति जो है वो देखी जा रही है भारत और चीन के बीच में। अभी पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उत्तर बंगाल में इस बीच कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। तो उत्तर दिनाजपुर की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। उत्तर बंगाल में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में संक्रमितों की संख्या है सबसे ज्यादा। उत्तर बंगाल कोविड-19 का गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि यहां पर लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रही है। विशेषकर उत्तर दिनाजपुर, मालदा और दक्षिण दिनाजपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मालदा में 27 नए मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 3 स्वास्थ्यकर्मी शामिल है। नए संक्रमित मरीजों के मिलने से मालदा में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 591 हो गई है। उत्तर दिनाजपुर में भी 3 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही अब मरीजों की संख्या 290 हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि उत्तर दिनाजपुर में मरीजों की संख्या 254 है। दूसरी तरफ दक्षिण दिनाजपुर में 3 नए मरीज मिलने से इसकी कुल संख्या 203 हो गई है। अच्छी बात यह है कि संक्रमित मरीजों से अधिक लोग स्वस्थ होकर वापस लौट। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कर्शोंग की एक तस्वीर, जहां पर कर्शोंग में रंगबुल उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वाब टेस्ट जो कि है उसका कार्यक्रम किया गया। तो आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आज रंगबुल उपस्वास्थ्य केन्द्रमा जोरबंगलो सुकेपोखरी खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको आयोजनामा स्वाब जाँचको निम्ति नमुना संग्रह गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो। आज यस नमुना संग्रह कार्यमाथि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य राजेश चौहानले यस ग्रामीण इलाकामा बाहिर रोजगार गर्न गएकाहरू फर्किएर घर आउनेहरूको संख्या धेरै भएकोले साथै ग्रामीण इलाकामा सामाजिक संघ संस्थाहरू लगायत आम नागरिकहरूले स्वाब जाँच भए राम्रो हुने थियो भनी प्रत्येक पल्ट भनिरहेकोले गर्दा आज यस कार्य सम्पन्न भएको बताए।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य राजेश चौहानले संघ संस्था अनि आम नागरिकहरूको गुनासो सुनेपछि जिटी अध्यक्ष अनित थापा अनि जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर एस पोद्दारसम्म पुर्याएपछि उनीहरूको पहलमा आज स्वाब जाँचको निम्ति नमुना संग्रह गरिने कार्य भएको बताए। दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्रबाट आउनेहरूको स्वाब जाँचको नमुना संग्रह गरिएको बताउँदै गोजोमोमो केन्द्रीय सदस्य राजेश चौहानले आम नागरिकहरूको समस्यालाई बुझेर क्षेत्रमा नै स्वाब जाँचको निम्ति प्रबन्ध गरिदिएकोमा जिटी अध्यक्ष अनित थापा, डाक्टर एस पोद्दार लगायत स्वास्थ्य विभागका सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। आज रंगबुल और आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनाते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा कल यानी कि 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य पर डॉक्टरों को छुट्टी देने की बात कही गई है और लेकिन किस तरीके से क्या होगा ये नहीं पता, क्योंकि कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं जसवीर, तो ये सोचने वाली भी बात है। लेकिन मास्क और अदर सामान उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो एक रिपोर्ट हम आपको सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर दिवस का दिन होगा राजकीय अवकाश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की घोषणा, कहा फ्री में देंगे मास्क। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हमने फ्रंटलाइन योद्धाओं के रूप में काम कर रहे डॉक्टर, नर्सों, अन्य लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए 1 जुलाई यानी डॉक्टर दिवस के दिन राज्य अवकाश के रूप में घोषित किया है। मैं केंद्र से अनुरोध करती हूं कि वह फ्रंटलाइन योद्धाओं के सम्मान में ऐसा राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा स्वस्थ ढांचा कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हम वायरस से प्रभावी रोकथाम पर भी अभी सामान जोर दे रहे हैं। सामाजिक दूरी, सुरक्षा तरीके और मास्क महामारी से लड़ने के सबसे अच्छे तरीके हैं। हालांकि हम महसूस करते हैं कि मास्क खरीदना कई लोगों के लिए संभव नहीं है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 करोड़ मास्क खरीदने का ऐलान किया है, जो स्कूली छात्रों, 100 दिवसीय योजना लाभार्थियों, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस, फायर सर्विसमैन, नगर पालिकाओं के कर्मचारी, नागरिक स्वयं सेवकों आदि को बिल्कुल मुफ्त प्रदान। तो आपको एक बड़ी खबर बताना चाहूँगी जो कि सिक्किम के गेजिंग से आ रही है, जहां पर 2 घर जलकर बिल्कुल तहस नहस हो गए। तो आपको सीधा ले चलते हैं गेजिंग और वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पश्चिम सिक्किमको दरमदिन समष्टि अन्तर्गत सिक्ताम टिकपुर ग्राम पञ्चायतको अप्पर साप्रेनागीमा 2वटा घर आगो लागेर खाक भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार अप्पर साप्रेनागी निवासी छिरिङ तेम्बा शेर्पा अनि निम्डोमा शेर्पाको घर आगलागी भएर स्वाहा भएको हो। उक्त आगलागी के कारणले भयो भन्ने विषयमा अझसम्म जानकारी प्राप्त नभए तापनि 2वटा घरको कुनै सामान जोगाउन नसकेको कारण लाखौंको सरसामान, काठपात, अन्नपानी सबै जलेर खाक भएको बताइएको छ। घटनास्थलमा ग्राम विकास अधिकारी, पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, सम्बन्धित विभागका अधिकारी अनि कर्मचारीहरूले निरीक्षण भ्रमण गरी क्षतिको जानकारी लिएको बताइए। इसी बीच सिलीगुड़ी में एक घटना जो है वो सामने आई हुई है। आप सभी जानते होंगे कि जय महतो जो कि सिलीगुड़ी का ही रहने वाला है और एक उभरता हुआ कलाकार जो कि फुटबॉल में अच्छी उन्होंने कामयाबी हासिल की है अब तक, लेकिन पिछले दिनों फुटबॉल खेलने के दौरान उनके सीने में चोट लग गई और उसके बाद उनको एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर उनको कहा गया कि पहले आपका स्वाब टेस्ट होगा, और जिस वजह से वो गए थे वहां पर इलाज करवाने के लिए उनके परिवार के साथ, वहां पर उनको एडमिशन नहीं लिया गया और बहुत सारी घटनाएं इस बीच घटी और उसके बाद उनको उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया बिना उनकी चिकित्सा किए। इस बीच वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है और स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। उनके जो भी परिजन है वो सभी जस्टिस मांग रहे हैं, अब न्याय मांग रहे हैं। तो एक स्थिति हम आपको दिखाते हैं आज सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम से। सिलीगुड़ी के उभरते हुए फुटबॉल खिलाड़ी जय महतो की मृत्यु की घटना को लेकर परिजनों ने जिला शासक एवं जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हाल ही में फुटबॉल खेलने के दौरान जय महतो की सीने में चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि घायल होने के बाद जय को चिकित्सा के लिए सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल यानी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। उक्त निजी नर्सिंग होम ने जय को कोरोना टेस्ट नहीं किए जाने तक भर्ती नहीं किए जाने की बात कही थी। उसके बाद जय को सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जय की चिकित्सा अभाव के कारण मौत हुई है। इसी के सिलसिले में आज परिजनों ने जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला शासक को इस विषय पर ज्ञापन सौंपा है। पूरा घटना विस्तार से उसका 6-7 बजे पेन हुआ प्लस दम फूलने लगा। इसके वजह से हम लोग लेके आए नर्सिंग होम मुखर्जी हॉस्पिटल में।
उन्होंने बोला है कि नहीं पहले आप कोविन टेस्ट कराइए। हम लोग बोलिए आप फर्स्ट ट्रीटमेंट तो करिए, अभी तो आप कैसे कोविन बोल देंगे उनको कोविन है। इसके लिए बहुत बहस हुआ, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन भी दिया हमारा लिख करके, लेकिन उसने फास्ट ट्रीटमेंट किया ही नहीं। उसके बाद वो 4-5 घंटा था, उसके बाद 1:30 बजे रात को नहीं रहा। ऐसा करना चाहिए ना। हम लोग का सीएम क्या बोलते हैं कि आप फास्ट ट्रीटमेंट कहीं भी जाइए, फास्ट ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। फास्ट ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया हो? आप अभी क्या चाहते हो? हम चाहते हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो। ऐसा क्यों? आज मेरे साथ हुआ, कल उसके साथ हुआ, ऐसा तो क्या क्यों होगा? नर्सरी में क्यों खोला है? एक पेशेंट जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं देगा वो फुटबॉल खेला में उसको चोट लगा था, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। हॉस्पिटल में ले गया यहाँ पे नर्सिंग होम में, वहाँ पे ठीक से चेकअप नहीं हुआ। उसके बाद मेडिकल गया, वहाँ पे वो मर गया। वो लेके ये बात हो रहा है। क्योंकि वो हॉस्पिटल बोल रहा था कि इसको पहले कोरोना टेस्ट कराओ तब हम भर्ती लेंगे। तो अभी जो डेट हुआ है तो हम लोग मेडिकल में टेस्ट करवाए थे, वो नेगेटिव था। तो भगवान नहीं, हम लोग भी भगवान नहीं है कि वो पेशेंट को कोरोना ही होगा। आज पेट दर्द हो रहा है मेरा, अगर हम नर्सरी में जाते हैं तो वो नर्सरी में बोलेगा तुम कोरोना पहले टेस्ट करके आओ, ये सही है? पहले तो करते करते आदमी मर जाएगा। पहले तो उसको देखना पड़ेगा पेट दर्द क्यों हो रहा है। हमारा हम लोग का विचार ये है कि हम लोग का संग ऐसा हुआ कि और किसी का संग ना हो ऐसा। इसका हम लोग प्रशासन से हम लोग ये चाहते हैं। मीडिया कर्मी थोड़ी माफ कीजिए हमको, मीडिया कर्मी जो भी है आप लोग देख सकते हैं। प्रशासन को मैं दिखा सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा सकता हूँ, डीएम तक मैं गया, मैं सीएम तक जाऊँगा। हाँ, फर्दर मैं आगे अभी मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं सीएम तक जाऊँगा, लेकिन मुखर्जी को क्या करना नहीं करना वो तो प्रशासन समझेगा। अच्छा, जैसे हम सभी को पता है कि सबसे पहले कोई भी यदि लोग को ले जाया जाता है, जिनका एक्सीडेंट होता है पेशेंट को, तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार किया जाता है। तो क्या प्राथमिक उपचार भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कालिम्पोंग की कुछ तस्वीरें जहां पर 4 महिलाएं जो कि है उनको क्वारंटाइन सेंटर से छुट्टी मिल गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको सीधा वहां ले चलते हैं। कालेबुङ नगरपालिकाको पहलमा बितेको 13 जुनदेखि सुरु गरिएको अस्थायी आपतकालीन आश्रयस्थलमा रहेका 4 जना महिलाहरूलाई आज उनीहरूको 14 दिन होम क्वारेन्टाइनको अवधि पूरा भएको कारण बिदाई दिइयो। यहाँको पोलिटेक्निक कलेजमा आज एउटा सानो कार्यक्रममा उनीहरूलाई खदा लगाएर आफ्नो घरमा अभिभावकहरूको साथमा पठाइएको छ। उल्लेख्य छ 14 दिनको अवधि उनीहरू 4 जनाको स्वाब टेस्ट गरिएको थियो, जसको रिपोर्ट सबैको नेगेटिभ आएको छ। आज चेयरम्यान रवि प्रधानको प्रमुख उपस्थितिमा उक्त 4 जना युवतीहरू जो भारतका विभिन्न महानगरहरूबाट आएका थिए उनीहरूलाई खदा लगाएर सम्मानका साथ उक्त कोरोना नेगेटिभ आएको रिपोर्ट प्रदान गरी बिदाई दिइएको छ। आजको तारिखमा उक्त आपतकालीन आश्रयालयमा 7 जना पुरुष अनि 8 जना महिला रहेका थिए भने आज तीमध्ये 4 जनाको होम क्वारेन्टाइन अवधि पूरा भएको कारण उनीहरूलाई बिदाई दिइएपछि अब त्यहाँ 11 जना रहेका छन्। साथै अझै आउनेहरूको सूची नगरपालिकालाई प्राप्त भइसकेको जानकारी गराइएको छ। यस आपतकालीन परिस्थितिमा यसरी आश्रयस्थलमा बस्ने भाइ बहिनीहरूमध्ये पहिलो ब्याचका 4 जनालाई बिदाई दिने कार्यक्रममा आज नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधान लगायत भाइस चेयरम्यान भीम अग्रवाल, विभिन्न वार्डका पार्षद पार्षदिकाहरू, स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एसडी जिम्बा तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू अनि नगरपालिकाका अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आज बिदाई हुने 4 जना युवतीहरूलाई चेयरम्यान रवि प्रधान, भाइस चेयरम्यान भीम अग्रवाल, पार्षद पार्षदिकागण अनि स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एसडी जिम्बाले खदा लगाएर उनीहरूलाई बिदाई दिएका थिए। जुन दिन त्यो 9 तारिकको दिन यति आपत परेको थियो, तर त्यो दिन मेरो लागि भगवानको उसमा मलाई साथ दिनुभयो। यस्तै सधैँभरि साथ दिनुहोस् भन्ने आशा गर्छु हैन सबैलाई। मेरो नानीहरू आजसम्म किनकि आफ्नो नानी जस्तै गरेर स्याहार्नु भयो। आफूलाई जति आपत्ति परे पनि त्यो कहिले देखाउनु भएन। नानीहरूमा हौसला दिनुभयो, खुसी दिनुभयो। जहिले फोन गर्दा भन्थ्यो कि सरले हामीलाई यति गर्नुभयो, विकिदा भन्दै जहिले उनीहरूले त्यसो भनिबस्थ्यो। यो धन्यवाद दिन्छु सबै हाम्रो काउन्सिलरहरूलाई, जति पनि हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ हैन, त्यो सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। सबैको नाम त म अब चिन्दिनँ, त्यति नै भन्न उयो गर्छु। सरलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै आन्तरिक हृदयबाट नै धन्यवाद दिन्छु। त्यो दिनको गुण कहिले पनि भुल्दिनँ सर। म जुन दिन म आपत परेको थिएँ त्यो दिन म एउटा आमा थिएँ मात्रै थिएँ हैन। त्यो दिन म न गाउँले मलाई सहायता गरेको थियो। त्यो दिन पनि मलाई सरले आएर त्यो बेलुका त्यति उयो गरेर आएर मलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हुन त हामीले होटलमा राखेर पे क्वारेन्टाइनबाट नगरपालिकाको पहलबाट 4 जनालाई पहिल्यैबाट हामीले उहाँहरूलाई घर पठाइसकेको छौँ। यो हामीले टिभी मार्फत हामीले जनाएनौँ पनि,
त आज यहाँ एउटा अफिसियली यसरी हामीले 4 जनालाई फेरि दिदीबहिनीहरूलाई हामीले घर पठाउने हाम्रो क्रम जारी गरेको छौँ। उहाँको आफ्नो अभिभावकहरू आउनु भएको छ, गार्जेनहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले लिएर जानुहुन्छ। र मेरो यो मिडियाको तर्फबाट एउटै गाउँलेवासीलाई अनि हाम्रो कालिम्पोङवासीलाई एउटै कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। त्यो के भन्दाखेरि उहाँहरूको सम्पूर्ण जुन चाहिँ टेस्ट छ त्यो टेस्ट एकदमै नेगेटिभ आइसकेको छ। त्यसोस्ले गर्दाखेरि उहाँहरूले गभर्मेन्टको सिस्टम अनुसार जुन प्रकारको नियम पालन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि उहाँहरूले नियम एकदमै राम्रोसँगले पालन गर्नुभएको छ। त्यसोस्ले गर्दाखेरि उहाँहरू गाउँघरमा जाँदाखेरि आज घर फर्केर जाँदाखेरि कसैले पनि उहाँहरूसँग आपत्ति नहोस्, किनभने त्यो उहाँहरूको सर्टिफिकेट हामीले एज गभर्मेन्टको रुल अनुसार हामीले उहाँहरूलाई प्रदान गरिसकेको छौँ। त्यो बमोजिम उहाँहरूको राइट हुन्छ आफ्नो घरमा बस्ने। त्यसोस्ले गर्दा उहाँहरूको सामान्य जीवनलाई चाहिँ बिताउनुको निम्ति बाहिरबाट आएर आफ्नो घरको आँगनमा आएर यत्रो दिन बाहिर फेरि घरकै आँगनको बाहिर बस्नु पर्यो, बाध्यता थियो। सबैको स्वास्थ्यको कुरा हो, हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ। उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन छ भनेदेखि जुन नियम छ त्यो नियमलाई उहाँले पालन गरिसक्नु भएको छ। त्यो नियम पालन भइसकेकोले गर्दाखेरि आजदेखि उहाँहरू घर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सामान्य जीवन चाहिँ उनीहरूको राइट छ त्यो पाउनुपर्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण गाउँवासीले पनि उहाँहरूलाई यसरी नै भव्य एउटा वेलकम गरेर उहाँहरूको मनोबललाई बढाइदिने र उहाँहरूलाई एउटा सामान्य जीवन भोलिदेखि उहाँहरू घरमा गाउँघरमा मजाले हिडुल गरेर आफ्नो आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि केही परेको खण्डमा यसरी अगाडि बढिदिने म निवेदन गर्दै आज सम्पूर्ण टोली जसले यस आपतकालीन आवासमा जुन प्रकारले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ सम्पूर्णलाई नै एकमुष्टमा धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। र उहाँहरू स्वयं आज घर गएर चाहिँ एउटा गाउँमा जो पनि आउँदैछ गाउँमा कुनै सिस्टम क्वारेन्टाइन सिस्टम बनाएको छ भनेदेखि त्यहाँ गएर एउटा भोलिन्टरी गरेर खटिदिने र यो पोलिटेक्निक कलेजलाई माया नमार्ने कुनै दिन तपाईँको समय भने आएर यहाँ पनि एउटा भोलिन्टरी खटिदिने निवेदन गर्दै आगे बढ़ते हुए आपको बिजनबाड़ी की तरफ ले जाना चाहते हैं और जहां पर आपने देखा है कि इस बीच पिछले दिनों जो लगातार मूसलाधार बारिश हुई, बहुत सारी जगहों पर क्षति पहुंची है और पहाड़ी क्षेत्र में कई जगहों पर यातायात जो है वो ठप हो चुकी है। फिलहाल बिजनबाड़ी के जो माने भजांग की स्थिति है वहां पर दिखाना चाहते हैं और जीटीए की तरफ से उस इलाके को साफ सफाई या फिर ठीक करने की भी कोशिश की जा रही है। गत केही दिन अघि पहिरोले पुल बगाएको कारण बिजनबारी अनि मानेभन्ज्याङको यातायात बन्द भएपछि स्थानीय मानिसहरू मर्कामा परेको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलले जीटीएको प्रयासमा वैकल्पिक मार्ग बनाएर स्थानीय मानिसहरूलाई राहत दिएका छन्। नेपालको सिमानासम्म जोडिएको उक्त मार्गको रेलिङ कैजले तथा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिको सिमानामा नै पुल भाँचिएपछि स्थानीय मानिसहरू सङ्कटमा पर्दै आए पनि उक्त वैकल्पिक मार्गले राहत पाउने भएका छन्। उक्त पुल निर्माण बारेमा जमिनी रूपमा विभागले भ्रमण गरेकोले पुनः पक्का पुल हुन सक्ने आशा रहेको देखिएको छ। अर्कोतिर स्थानीय मजुवा ग्राम पञ्चायत पनि उक्त बाटो खुलाउन लागि परेको ग्राम सचिव मणि इजमले बताएका छन्। विशेष गरेर म सेक्रेटरी मजुवा ग्राम पञ्चायत श्री मणि इजम है, आज हाम्रो एक हप्ता अगाडिदेखि जुन चाहिँ मानेभन्ज्याङ रेलिङ बिजनबारीको बाटो ब्लक थियो त्यो बाटो खुलाउने काम हुँदैछ है। विशेष गरेर श्रीमान सतीश पोखरेल दाई साथै जिटिएको पहलमा यो बाटो खुलाउने काम हुँदैछ र हामी पनि यहाँ उपस्थित भएर बसिरहेका छौँ। आज दिनभरिमा बाटो खोलेर भोलिदेखि सुचारू रूपमा सायदै बाटो खुल्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ र विशेष जिटिएले पनि आफ्नो बलबुताले भ्याए अनुसार उहाँहरूले एकपल्ट निरीक्षण गरेर जानुभएको छ है। र जिटिएको अब उहाँहरूको प्रोसेस हुन्छ होला, प्रोसेस लाग्दा 2-4 दिन समय लागिहाल्ला र पनि अब बाटो खोलाउने काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो कमसेकम यातायात चाहिँ हाम्रो रोकिने छैन जस्तो हामीलाई लागेको छ र हामी मजुवा ग्राम पञ्चायत पनि लागि परेका छौँ। विशेष गरेर हाम्रोमा त अरू केही फन्ड पनि छैन, हामीसँग खालि एमजिएनआरजिएस छ है। एमजिएनआरजिएसबाट पनि हामीले सप्लिमेन्ट्रीमा इमर्जेन्सी स्किम गरेर 10 लाख रुपियाँको एउटा स्किम लगाएर कल्भर्ट लगाएर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा हामीले पठाइरहेका छौँ, एमजिएनआरजिएसमा पठाएका छौँ। त्यो अप्रुभ भएर विक त हाम्रोमा आइपुग्छ। तो आगे बढ़ते हैं मिरिक की तरफ, जहां पर कोरोना फ्री करने के लिए पूरे जगह को वहां पर घर घर जाकर टेस्ट किया जा रहा है और स्क्रीनिंग भी की जा रही है। तो आइए आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। मिरिकमा कोरोना पोजिटिभ भएपछि मिरिक नगरपालिका स्वास्थ्य विभागले विशेष ध्यान दिएर मिरिकलाई कोरोना मुक्त बनाउने दिशामा तीव्र कार्य गरिरहेको छ।
यसै क्रममा आज मिरिक नगरपालिकाको निर्देशनमा स्वास्थ्यकर्मी र आइसिडिएस कर्मीहरूले विभिन्न वार्डहरूमा प्रत्येक घर-घरमा गएर थर्मल स्क्रिनिङ गर्दै प्रत्येक मानिसहरूमा सचेतना जगाए। यस विषयमा नगरपालिका स्वास्थ्यकर्मी बिन्दु गुरुङले अधिक जानकारी गराएका छन्। र 9वटा वार्डमा चाहिँ 3वटा वार्ड बाहेक 6वटा वार्डमा हुँदैछ हो। त्यसमा चाहिँ हामी अब 3 नम्बर वार्ड परिहाल्यौँ, अर्को 2 नम्बरमा छ, अन्त 5 नम्बर र 4 नम्बर त्यही गरेर छ। आजै हो, आज 29 तारिक होइन, 30 र 1 तारिकको छ, 2 दिनको छ। अनुभव त अब खै के भन्नु है, सबैको यसै छ, अब डराइरहेकै छ मान्छेहरू होइन। अब यसमा चाहिँ के भन्नु भने अब हामी सबैजना अब हामीलाई पनि आफ्नो ज्यानको त माया छ होइन, तर पनि हामीले अब यो सेवा हो, एउटा सर्भिस, अब ड्युटी त गर्नै पर्यो। अब भन्नु त अब त्यति नै हो अनुभव त, अब अरू त अहिलेसम्म सबै अब नेगेटिभमै छ। नेगेटिभै छ है, के हो कस्तो? आज हाम्रो चाहिँ के हो नि, हस्पिटलमा जुन स्टाफ हेल्थ स्टाफहरूलाई पोजिटिभ आयो नि, त्यही कारण जुन अब गाउँमा हेल्थ स्टाफहरू छ उहाँहरूको घर छेउछाउको छिमेकीहरूको चाहिँ अब उहाँहरूसँग टचमा हुँदा के कसो छ चाहिँ उहाँहरूको टेम्परेचर चाहिँ लिन आएको। यसबारे अब सबैजनालाई यो विषयमा थाहा भइसकेकै हो, र पनि अब कतिजनाले यसलाई हेल्थ चेकलाई पनि गर्छ होइन, त्यो चाहिँ नगरिदिनुहोस्, एकदम सोसियल डिस्टेन्स राखिदिनुहोस्, बाहिर निस्किँदा मास्कहरू लगाएर निस्किदिनुहोस्। मिरिकमा कोरोना पोजिटिभ भएपछि मिरिक नगरपालिका स्वास्थ्य विभागले विशेष ध्यान दिएर मिरिकलाई कोरोना मुक्त बनाउने दिशामा तीव्र कार्य गरिरहेको छ। यसै क्रममा आज मिरिक नगरपालिकाको निर्देशनमा स्वास्थ्यकर्मी र आइसिडिएस कर्मीहरूले विभिन्न वार्डहरूमा प्रत्येक घर-घरमा गएर थर्मल स्क्रिनिङ गर्दै प्रत्येक मानिसहरूमा सचेतना जगाए। लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न तरीके के काम जो है इस बीच किए जा रहे हैं। लोगों में मास्क भी बांटे जा रहे हैं, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जा रही जगहों पर, विभिन्न जगहों पर, लेकिन पोस्टर चिपका करके बीजनबारी में किसी संगठन के द्वारा पोस्टर चिपकाया जा रहा है दुकानों के बाहर, और लोगों को किस प्रकार से सचेत जागरूक किया जा रहा है कोरोना को लेकर के, ये स्थिति आप देखिए। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै तथा बिजनबारी बजारको सोझै सम्पर्क मधेससँग भएकोले बिजनबारी लगायतको स्थानहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट बचाउन कोभिड फाइटिङ फोरम जमिनी रूपमा लागि परेको छ। यसै क्रममा सोमबार फोरमको एक प्रतिनिधि टोलीले बिजनबारी बजारको भ्रमण गर्दै निवेदन पत्रको साथमा फोरमले बनाएको नियमावली वितरण गरेको छ। साधारण जनताले फोरमले बनाएको तालिका अनुरूप बजार आइदिने तथा आउँदा मास्क लगाउने, साथमा सोसियल डिस्टेन्स पालन गरिदिने अपिल समेत फोरमको पक्षमा अरुण प्रधानले गरेका छन्। आज सम्पूर्ण बजारका व्यवसाय समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई दोकानमा गएर हामीले यो निवेदन पत्र साथै एउटा अपिल पत्र दोकानको अगाडि हामीले टाँस्ने काम गरिरहेका छौँ। र त्यसमा हामीले के भनेको छौँ भने दोकानमा जति पनि आउने ग्राहक हुन्छ या दोकानदार दुवैजनाले अनिवार्य रूपमा फेस मास्क लगाएको हुनुपर्ने, र फेस मास्क लगाएको छैन भने उहाँहरूले दोकान गर्नु आउने जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई निवेदन गर्ने, फेस मास्क लगाउने निवेदन गर्ने र मात्रै सौदापात दिने काम गर्ने भन्ने हामीले अपिल गर्दै हिँडिरहेको छौँ। र यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण कोभिड-19 फाइटिङ फोरमका सदस्यहरू यसरी बजार आफ्नो दोकानमा गएर अपिल गरिरहेको छ। कोभिड-19 फाइटिङ फोरमद्वारा एउटा समीक्षा मिटिङ राखेर जति पनि बाहिर दोकान फिन्जाउने कामहरू भइरहेको थियो पहिलादेखि नै होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले अपिल गरेको छौँ कि जस्तो आफ्नो दोकान छ उनीहरूले चाहिँ यो जति सक्दो यो महामारीको अवधिभरि दोकान चाहिँ आफ्नो दोकानदेखि बाहिर नफिन्जाइदिने भनेर हामीले अपिल गरेको छौँ। र यहाँनिर बाहिर दोकान चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ सब्जीको दोकान र अरू दोकानहरू चाहिँ लाग्ने छैन, सब्जी दोकान मात्रै बाहिर फिन्जाएर राख्नु पाउँछ। जसको चाहिँ दोकान छैन आफ्नो, उनीहरूले चाहिँ जसको आफ्नो दोकान छ निजी, उनीहरूले चाहिँ बाहिर दोकान फिन्जाउँछ। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे विभिन्न बाज़ारों की तस्वीरें, जैसे कि कुछ बाज़ार जो कि है उन्होंने खुद बंद कर दिया था। जो संगठन है उनके बोलने पर कुछ गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से बंद हुए थे, क्योंकि केसेस जो कि बढ़ रहे थे दिन ब दिन, रोज़ इतने आंकड़े जो आ रहे थे उसके वजह से। तो अभी हम आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट, विधान मार्केट और चंपासरी बाजार की तस्वीरें जो कि अब खुल गए हैं। तो आइए आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट, चंपासरी बाजार व विधान मार्केट सोमवार से खुल गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण इन बाजारों को किया गया था बंद। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रशासनिक आदेश के बाद इतने दिनों बंद रहने के बाद सोमवार से सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट, चंपासरी बाजार व विधान मार्केट दोबारा खुल गया। शहर में कोरोना की तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट, चंपासरी बाजार करीब 14 दिनों तक के लिए बंद रखने के बाद आज से दोबारा खुल गए।
वहीं विधान मार्केट पिछले 7 दिनों से बंद पड़ा था। दार्जिलिंग के डीएम द्वारा कल सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट व चंपासरी बाजार खोलने का निर्देश जारी किया गया था, जिसके बाद आज से शहर के ये प्रमुख बाजार दोबारा खुले। हालांकि आज इन बाजारों में कम संख्या में ही दुकानें खुली, लोगों की भीड़ भी काफी कम देखी गई। आगे बढ़ते हुए हम आपको दार्जिलिंग ले चलते हैं और वहां की स्थिति दिखाते हैं, जहां पर किसी एक संगठन के द्वारा जो भी वाहन चल रही है उन वाहनों में सैनिटाइजिंग की गई। तो वहां की स्थिति आप देखिए। आज गुम्भन्ज्याङ खासमल कोभिड-19 निगरानी समितिद्वारा गुम्भन्ज्याङ क्षेत्रमा विभिन्न गाडीहरूलाई सेनिटाइज गरिएको छ। यस विषयमा समितिको पक्षमा प्रकाश सुब्बाले अधिक जानकारी दिएका छन्। आज गुम्भन्ज्याङ खासमल कोभिड-19 निगरानी समिति अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 229 को बुथ लेभल कमिटीका सदस्यहरू लिएर आज यहाँ गुम्भन्ज्याङ चेकपोस्टमा गाडीको सेनिटाइजेसन गर्ने काम गऱ्यौँ। किनभने जति पनि हाम्रा वाहनहरू छन् ती वाहनहरू टाढो टाढो ठाउँबाट आउने गरिन्छ र त्यहाँ अनि विभिन्न प्रकारका हाम्रा यात्रीहरू पनि हुने गर्छन् है। सबै पोजिटिभ छ भन्नु होइन, तर पनि अब गाडीमा विभिन्न ठाउँबाट यात्रीहरू आएको कारणले गर्दा आज हामीले त्यो कीटनाशक अथवा जुन चाहिँ फिनाइलहरू छरेर हामीले गाडीलाई एउटा सेनिटाइज गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र अझै यस्ता धेरै कार्यक्रम हामी गर्दै जाँदैछौँ, गरिरहेका नै छौँ र यसमा हाम्रा गुम्जोड समष्टि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सदस्यहरू पनि छन् भनेदेखिलाई 228 अनि 229 बुथ लेभल कमिटीका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सदस्यहरू पनि समावेश भएका छन् अनि कोभिड-19 निगरानी कमिटीका सदस्यहरू पनि यहाँ छन्। र विशेष गरी आज हामीले बिहानदेखि नै 10 बजेदेखि नै यो कार्यक्रम गर्दाखेरि एउटा खट्किदो विषय चाहिँ के लाग्यो भनेदेखिलाई धेरैजना हाम्रा चालक दाजुभाइहरू मास्क बिना अनि यो ग्लोभ्स बिना गाडी चलाइरहेको हामी भेट्यौँ। विशेष गरी एसपीएमएस बाहेक एसपीएमएसका सम्पूर्ण दाजुभाइ हाम्रा चालक दाजुभाइहरूले चाहिँ सबैले मास्कहरू प्रयोग गरेका थिए, ग्लोभ्सहरू लगाएका थिए, तर एसपीएमएस बाहेक अन्य जति पनि चालकहरू छ उनीहरूमा चाहिँ हामीले देखेनौँ। सोसियल डिस्टेन्सेस पनि एकदमै त्यसको दुरुपयोग भएको हामीले देख्यौँ र हामी यही च्यानल मार्फत तपाईँलाई निवेदन गर्दछौँ कि तपाईँहरूले सबैले नै सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिकन अनि विशेष गरी हाम्रा चालक दाजुभाइहरूले ग्लोभ्स अनि मास्क चाहिँ प्रयोग गरेर लगाइदिनु भयो भनेदेखिलाई घरै तपाईँहरू घर पुग्नुहुन्छ, घर पुग्दा तपाईँहरू फ्यामिलीसँग नानीहरूसँग तपाईँ भेटघाट गर्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा आफू नै सुरक्षित रहनुको लागि चाहिँ तपाईँले यो कदम चालिदिनु भयो भने एकदमै बेटर भएर जान्छ। आज कुछ दिनों से लगातार बारिश देखी जा रही है, जिसकी वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइड्स भी हुई है और यहाँ पर एक ऐसी स्थिति देखी गई जलपाईगुड़ी में जहाँ पर गड्ढे बन गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। तो आपको वहाँ की एक तस्वीर दिखा जजर सड़क के खिलाफ लोगों में जन आक्रोश। जलपाईगुड़ी शहर के बदहाल सड़कों के खिलाफ लोगों में जन आक्रोश देखा जा रहा है। जलपाईगुड़ी शहर के तरुण दल इलाके में शांति पड़ा व बैलखाना बाजार की सड़कें पूरी तरह से जजर हो चुकी है। सड़कों पर गड्ढे उभर गए हैं। बरसात के समय यहां पानी भर जाने से अक्सर छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 1 किलोमीटर की सड़क में सैकड़ों गड्ढे उभर गए हैं। जजर सड़क पर यातायात के दौरान टोटो व मोटरसाइकिल चालक भी कई बार हादसे के शिकार हो जाते हैं। पैदल चलने वाले लोगों की भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मुख्य रूप से रात के वक्त सड़क पर चलना काफ़ी जानलेवा साबित होता है। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के 24 नंबर वार्ड की इस मुख्य सड़क पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यातायात करते हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ इलाके के पूर्व पार्षद अमलान मुंशी भी जजर सड़क को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी नगर पालिका के प्रशासन बोर्ड के चेयरमैन पापिया पाल ने सड़क की बदहाली की बात स्वीकार कर ली है। उन्होंने पूजा से पहले सड़क की मरम्मति का आश्वासन दिया है। এই বলখানা থেকে তরুণদলের দিকে তো যাচ্ছি, যে রাস্তা তো দেখতেই পাচ্ছেন কি অবস্থা, একদম ভাঙা চড়া। এটা আজকাল থেকে না, এটা দীর্ঘদিন ধরে একই অবস্থা চলে যাচ্ছে। এইভাবে আমরা এইভাবে উপভোগ করে যাচ্ছি রাস্তাঘাট। হচ্ছে না তো বহুদিন হয়ে গেল, এখন এই লোকজনে এখন বাসিন্দারা যা বলবে দেখা যাক। খুবই অসুবিধা হচ্ছে, শুধু ভোগান্তি। এদিকে রাস্তাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামত করা হোক। বেশ কিছু রাস্তা এবং কিছুদিনের বৃষ্টিতে সত্যি একটু ভয়াবহ অবস্থার রূপ নিয়েছে। আমাদের কিছু রাস্তার ইতিমধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেছে, কিন্তু বর্তমানে যে বৃষ্টি চলছে, লাগাতার যে বৃষ্টি চলছে, তার কারণে আমরা কাজ শুরু করতে পারছি না। আমরা প্রয়োজন ভিত্তিক আমরা রাস্তাগুলো দেখে নিয়ে
আমরা কিছু বেড মিশালি আমাদের প্ল্যানে আছে যে আমরা আপাতত সেটাকে মেরামতি সাময়িক মেরামতির জন্য আমরা কিছু বেড মিশালি প্রয়োজন ভিত্তিক আমরা কিছু রাস্তায় দেব। বয়েলখানা থেকে তরুণ দল, রাস্তার যে অবস্থা, কোনো সভ্য জগতে এই ধরনের রাস্তা, পৌর এলাকায় এই ধরনের রাস্তার উপর দিয়ে পৌর নাগরিকরা হাঁটাচলা করবে, এটা ভাবাই লজ্জা। দীর্ঘদিন থেকে এই রাস্তা খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পূর্বতন চেয়ারম্যান এই রাস্তাটি করেননি রাজনৈতিক কারণে, কারণ এই রাস্তাটার উপর দিয়ে যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেগুলো কোনোটাই তৃণমূল কংগ্রেসের দখল। तो इस बीच हम आपको विभिन्न जगहों की स्थिति दिखा रहे हैं, कोरोना की भी स्थिति दिखा रहे हैं, इससे हटके भी स्थिति दिखा रहे हैं और कुछ ऐसी स्थिति आ रही है सूखिया पोखरी से जहां पर गैस सिलेंडरों को लेकर के स्थिति गंभीर देखी जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है, वहां के स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो सिलेंडर में गैस भर के आ रही है वो कम आ रही है। तो वहां की स्थिति देखिए। खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरमा कम्ती ग्यास हुने गरेको घटना प्रकाशमा आएको छ। घुम स्थित इन्डियन ग्यास वितरक कहाँ सिलिन्डर लिन आएका उपभोक्ताहरूको उक्त गुनासोलाई ध्यानमा राखेर घुम सोसियल वेलफेयर सोसाइटीले यसको निरीक्षण गरे। प्रत्येक सिलिन्डर तौलाई गर्नुपर्ने कुरा उठान गरियो, साथै सिलिन्डर तौलाइमा प्रत्येक सिलिन्डरमा केही कम्ती ग्यास भरिएको पाइएको थियो। उक्त केन्द्रका अधिकृत अन्यत्र रहेको हुनाले पक्का कारण थाहा लाग्न सकेन। तथापि तिनी आएपछि कुरा राख्ने संगठन अध्यक्ष फुपुटासी भुटिया, सचिव अरुण राई तथा सल्लाहकार वाङदी यल्मोले जानकारी दिएका छन्। कम्पनीबाट नै ग्यास कम्त्याउने गरेको हो अथवा वितरकसम्म आइपुग्दा यस्तो ग्यास घटेको हो, यसबारे पहल गरिने उल्लेख गर्दै तिनले ग्यास सिलिन्डर भर्दा लाग्ने धनराशिमाथि पनि प्रकाश पारेका छन्। आजदेखि हामीले घुम जति पनि घुम एरियामा छ एरियाको ग्यास उपभोक्ताहरूलाई हामीले आज यहाँ ग्यासको एजेन्सीहरूसँग बसेर कुराकानी गरेर हामीलाई धेरै गुनासो जनताको एउटा ग्यास उपभोक्ता जनताको गुनासो आएको छ। कारण चाहिँ के हो भने ग्यास कम्ती वजन वेटमा अलिकति कम्ती आएको हुनाले र 20-22 दिनमै ग्यास सकिने कुराहरू हामीले सुन्नमा आयो र कतिवटा यस्तै ग्यास विषयमा अझै समस्याहरू पनि छ। यस हामी अलिकति बसेर हामी सुझाउनेछौँ र तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छ कि सबै उपभोक्ता ग्यास उपभोक्ताहरूलाई कि ग्यास किन कसरी कम्ती हुँदैछ यो विषयमा तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी र आज हेर्नुहोस् हामीले 7:30 देखि आएर तपाईँहरूलाई यहाँनिर गराउनु छ कि ग्यास वेट यहाँ ग्राहकहरू पनि छ र यहाँ हाम्रो ग्यास पनि तौलिँदै यहाँ दिँदैछौँ। हाम्रो यहाँ के अरे ग्यास एजेन्सीका कर्मचारी वर्ग बस हाम्रो यहाँ घुम सोसियल वेलफेयर सोसाइटीका मेम्बरहरू जति पनि छ र यसरी ग्यासहरू हेर्नुहोस् ग्यासहरू अब सबै यहाँ ग्यासहरू यो खाली सिलिन्डर हो र यहाँ हेर्नुहोस् यो एउटा सिलिन्डर यहाँ छ। यो ग्यास चाहिँ तपाईँको यहाँनिर 15.5 र ग्यासको 14.2 र ग्रोस वेट हुनुपर्ने 29.7 र यसमा ग्यास निकै 2 केजी जस्तो कम्ती छ र यस प्रत्येक सिलिन्डरमा हामीले अहिले चेक गर्दै हेर्दै जाँदाखेरि एउटा सिलिन्डरमा 400 ग्राम 300 ग्रामदेखि लिएर 3 केजीदेखि लिएर 2 केजीसम्म नै यहाँनिर ग्यास कम्ती आउँदछ र यसमा चाहिँ अब हामी ग्यास मालिकसँग पनि हाम्रो अहिले कुरा भइरहेको छ र उहाँ अहिले सिलगढी आउट अफ स्टेसन हुनुहुन्छ। तो आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं एक तस्वीर जहां पर असम से बिहार जा रहा था एक ट्रक, जहां पर देखा गया कि एक ट्रक भरकर शराब की तस्करी की जा रही थी और जलपाईगुड़ी पुलिस ने जो की है उनको पकड़ा और आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखा। असम से बिहार तस्करी की जा रही एक ट्रक शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। जब्त शराब की कीमत करीब 60 लाख रुपए। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने असम के तेजपुर से अवैध रूप से बिहार तस्करी की जा रही एक ट्रक शराब जब्त की है। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने अभियान चलाकर करोड़ों रुपए के गांजा जब्त किए हैं। इसके बाद सोमवार को बिहार तस्करी की जा रही एक ट्रक शराब भी जब्त कर लिया है। इस घटना का प्रकाश में आने के बाद आज पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर जलपाईगुड़ी शहर के गौशाला मोड़ इलाके में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभियान चलाकर तस्करी की जा रही एक ट्रक को शराब के साथ जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे ट्रक को जब्त कर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक से शराब जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हुए मालदा की एक स्थिति दिखाते हैं जहां पर भाजपा के नेम प्लेट वाले गाड़ी से अफीम के साथ 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं।
तो सीधी तस्वीरें मालदा से फिलहाल हम आपको। भाजपा के नेम प्लेट लगी गाड़ी से अफीम के गोंद के साथ 4 गिरफ्तार। भाजपा के झारखंड के कोषाध्यक्ष के नेम प्लेट लगा था गाड़ी में। सभी आरोपी झारखंड निवासी, जांच में जुटी पुलिस। मालदा जिले के गोपालगंज आउटपोस्ट की पुलिस ने भाजपा के नेम प्लेट लगी गाड़ी में से अफीम के गोंद के साथ झारखंड निवासी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया रविवार देर रात कालियाचक थाना अंतर्गत गोपालगंज इलाके में अभियान चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2.6 किलो अफीम के गोंद बरामद किए गए। इसके अलावा उनके पास 1000 रुपया नगद, मोबाइल व उनके पहचान पत्र मिले हैं और पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया है। आरोपियों का नाम नईम अंसारी, इम्तियान अंसारी, तौफिक अंसारी एवं प्रदीप कुमार महतो है। ये सभी झारखंड के रांची थाने के राजा डेरा छतत्ती एवं आगरा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। गत परशुदिन 37 নম্বর জেডপি মানে গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির ওখান থেকে আমাদের ওখানকার যিনি প্রেসিডেন্ট আছেন সন্তোষ মণ্ডল, তিনি আমাকে হঠাৎ করে ফোন করলেন যে দাদা এরকম ব্যাপার, রাঁচির আনগড়া মণ্ডলের কোষাধ্যক্ষ বিজেপির এরকম একটা প্লেট দিয়ে, গাড়ির নাম্বার দিয়ে, আর সেইখানটায় গাড়িটা ধরা পড়েছে পুলিশের কাছে এবং পুলিশ জানতে পেরেছে ওই গাড়ির ভেতরে ফেন্সিডিল বা এই টাইপের কিছু আঠা, সেই আঠা ওর ভেতরে ছিল। 2 কেজি হোক 5 কেজি, ওটা পুলিশের ব্যাপার। তৎক্ষণাৎ আমি খবরটা পেয়ে আমি ঝাড়খণ্ডে আমাদের যারা নেতৃত্ব তাদেরকে আমি ফোন করি। ফোন করবার পর নেতৃত্ব পুরো ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেশন করলে পরে ক্লিয়ার হয়ে যায় যে এটা আমাদের কেউ নয়। आगे बढ़ते हैं सुखिया पोखरी की तरफ, जहां पर जीटीए चेयरमैन अनित थापा और अन्य लोगों ने मिलकर मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों में। तो आइए आपको दिखाते हैं वहां की एक तस्वीर। आज दार्जिलिङ सुकेपोखरी मोटर सिन्डिकेट DSPMSलाई जीटीए चेयरमैन अनित थापा अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङले प्रदान गरेको मास्क अनि सेनिटाइजर साथै फेस सिल्ड वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि सभापति बुद्ध तामाङले उक्त सरसमान मोटर सिन्डिकेटका सभापति रविन्द्र राई, सचिव छेवाङ भोटिया, सिन्डिकेटका प्रतिनिधि आदिलाई हस्तान्तरण गरे। त्यसपश्चात सभापति राई अनि सचिव भोटियाले संगठनका चालकहरूलाई वितरण गरे। संगठनको पक्षबाट रविन्द्र राईले जीटीए चेयरमैन अनित थापा अनि गोजोमोमो केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङ लगायत समष्टि सभापति बुद्ध तामाङलाई उक्त सरसमान वितरण गर्न सहयोग पुर्याएकोमा धन्यवाद टक्र्याएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अध्यक्ष बुद्ध तामाङले कोभिड-19 को महामारीलाई केन्द्र गरेर सुकेपोखरी मोटर सिन्डिकेटका वाहन चालकहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर आज मास्क, सेनिटाइजर तथा सेफ्टी किट्स प्रदान गरिएको जानकारी गराएका छन्। मोटर सिन्डिकेटलाई हामी फेस शिल्ड अनि मास्क, सेनिटाइजर उहाँलाई आफ्नो सुरक्षाको निम्ति र यात्रीहरूसँग सुरक्षित बस्नको निम्ति आज हामी यहाँनिर सिन्डिकेटका प्रेसिडेन्ट रविन्द्र राई अनि छङ सेक्रेटरी छङ भोटियालाई हामी यहाँनिर उहाँलाई जिम्मा दिँदैछौँ र राति कति पुग्छ र उहाँलाई यो बारेमा हामी निवेदन गर्दै जाँदैछु। बुद्ध तामाङले हाम्रो ड्राइभरहरूलाई केही सहयोग दिएकोमा, यो महामारी रोगलाई एकदमै ध्यान दिएकोमा हामी बढी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले हामीलाई धेरै सम्झेको ड्राइभरहरूलाई त्यसमा तपाईँ। तो आज अनलॉक डे 30 में हम लोग सीजन 1 पे आज यह कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। पिछले दिनों से लॉकडाउन से लेकर के इससे पहले जनता कर्फ्यू से लेकर के सभी स्थिति जो है उत्तर बंगाल से सिक्किम तक की क्या कुछ रही वो हमने आपको दिखाया, साथ ही साथ अन्य जगहों की भी क्या स्थिति रही वो भी हमने आपको दिखाया है। और कल से हम सभी जानते हैं कि अनलॉक सीजन 2 का स्टार्ट होने वाला है और जो जो गाइडलाइंस दी गई है हम चाहेंगे जसप्रीत आप एक बार फिर से उन गाइडलाइंसों को अगर दोहरा दें हमारे दर्शकों के समक्ष तो लोग ज़्यादा सचेत होंगे।
उसमें ऐसा कहा गया है जी कि कंटामिनेटेड एरियाज जो कि है उसमें निकलना या बाहर निकलना, कोई भी आवश्यक चीज़ के लिए आप बाहर निकल सकते हैं, ऐसे आप बाहर नहीं जा सकते और वहाँ पर पुलिस हमेशा तैनात रहेगी। और बाकी स्कूल की उन्होंने यह कहा है कि 31 जुलाई तक जो है वह स्कूल और जो भी कोचिंग सेंटर्स वगैरह है बंद रहेंगे। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो बूढ़े लोग हैं 65 से ऊपर और बच्चे जो कि 10 साल से नीचे हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं और जो बीमार रहते हैं उनको बाहर निकलने मना किया गया है जब तक कोई हेल्थ इशू ना हो और आवश्यक ना हो, जब तक बाहर निकलने मना किया गया है। तो कुछ नई गाइडलाइंस के हिसाब से यही कहा गया है और भी अपडेट्स आएंगी। और हाँ, ट्रेन्स के बारे में भी कहा गया है कि जो कुछ ट्रेन्स ही होंगी और फ्लाइट्स होंगी जो चलेंगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो की हैं वह भी चालू कर दी गई हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही ट्रैवल कर पाएंगे। और जो भी अपडेट्स आती रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे और आप ऐसे ही कुछ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर।